मोस्टली, तो कई नंबर आप इस वीडियो से। पहले पार्ट में मैंने लिया है जो जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये किस देश के निवासी थे। पहले इनके देश के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले नंबर पर है बीएफ स्किनर, जो अमेरिका देश के निवासी थे। दूसरा सिगमंड फ्राइड, ये ऑस्ट्रिया। एल्बर्ट बंडूरा कैनेडियन अमेरिकन थे। ईएल थोर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। 4 हो गए। उसके अलावा बाकी 3 की करते हैं। जो पावलोव थे वो थे आपके रशिया के। जेबी वॉटसन अमेरिका के। और जो आपके कोलर थे ये थे आपके जर्मनी के। 1 नंबर का क्वेश्चन इनके देश से संबंधित पूछा जाता है, तो मैंने 7 के देश के बारे में बता दिया। पहला स्टेप आपका खत्म। अब दूसरे स्टेप में मैंने लिया है जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई है। इसी ट्रिक से आपको ये याद करना है। आज की वीडियो देखने के बाद दोबारा इन सिद्धांत को याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, देखिए, आपको हमेशा इसी तरीके से याद करनी है। मैं भी इसको ऐसी ट्रिक से याद करता था क्योंकि याद करने में मुझे भी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो इसलिए ऐसे याद करना है। अब देखिए इसको ध्यान से। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थोर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो दिया था ईएल थोर्नडाइक ने। और इसमें जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था, वो क्या था, एक बिल्ली के ऊपर, जिसको पिंजरे के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पहला सिद्धांत हो गया। दूसरी बात, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाव में काट लिया। पाव मतलब इयान पावलो की बात हो रही है, जिन्होंने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कुत्ते के ऊपर, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। यहाँ पर बात हो रही है बीएफ स्किनर की, जिन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने चूहे के ऊपर। लेकिन कोलर के चिंपैंजी की सूझबूझ की वजह से, ठीक है, यानी सूझबूझ सिद्धांत जो दिया था आपके कोलर ने और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर, सूझबूझ ने समाज में अधिक बाउंडर होने से रोक दिया। यहाँ पर बाउंडर का मतलब है एल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा को मैंने बाउंडर लिख दिया। और समाज में अधिक यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, होने से रोक दिया, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। फ्राई मतलब सिगमंड फ्राइड की यहाँ पर बात हो रही है, और दिमाग मतलब माइंड यानी मस्तिष्क यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था आपके सिगमंड फ्राइड ने। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। हो सके तो वीडियो को रोककर इसको आप लोग दोबारा भी देखना। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, देखो, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। दीपक और अनु ने, यानी दीपक उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आपके दिया था थोर्नडाइक ने, उसमें एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली ने और पिंजरे के अंदर बंद किया था। लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, इयान पावलोव ने, यानी पैर में काट लिया, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। ये यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो दिया था बीएफ स्किनर ने और एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर। लेकिन कोलर की चिंपैंजी ने, यानी जो कोलर ने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था सूझबूझ सिद्धांत में, ठीक है, सूझबूझ सिद्धांत ने समाज में अधिक बाउंडर होने से रोक दिया, यानी एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता, यानी फ्राइड ने दिया था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसमें मन का विश्लेषण किया जाता है। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। अब देखिए, अब तीसरे स्टेप में बात करेंगे इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और चीजें मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना, खाली क्वेश्चन का आंसर मत देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख जाएंगे और साथ ही आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। देखिए, पहला इसमें आपका सीखने में प्रयास एवं भूल, या जिसका नाम है दूसरा उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, या जिसका एक और नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दी थी? देखिए, पहले आ गया प्रयास, उसके बाद दीपक और अनुक्रिया, ठीक है, ये आ गया आपका उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था आपका थोर्नडाइक ने। और जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने? बिल्ली के ऊपर किया था। देखो कितनी जल्दी याद हो गया ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या काम किया था, एक पिंजरा था, पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद करा हुआ था। अब इन्होंने क्या काम किया, बिल्ली के आगे खाना रख दिया, ठीक है, मछली रख दी, खाना रख दिया। अब बिल्ली ने खाने को देखकर क्या काम करा, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, बेसिकली सिद्धांत के अंदर क्या होता है थोर्नडाइक के अकॉर्डिंग, कि इनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर हमें किसी की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं तो उसके प्रति अनुक्रिया, यानी पूरी के सामने जब खाना रख दिया तो उसको उत्तेजना बढ़ गई, उसे भूख लगनी शुरू हो गई कि कैसे जल्दी से निकल के इसको मैं खा लूं, ठीक है, तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। और जब वह बार बार ऐसा करेगा तो क्या काम करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। बेसिकली बिल्ली हो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, थोर्नडाइक हूं मैं, ठीक है, उसके अलावा जो खाना है ये आपका पेपर। अगर मैं आपके अंदर उत्तेजना बढ़ा दूं, यानी कि देखा आपका पेपर नजदीक आ गया है, इस पेपर को एग्जाम करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, तो आपकी उत्तेजना मैंने बढ़ा दी, तो आप क्या काम करोगे, आपका जो रिस्पॉन्स है इसके प्रति आपकी अनुक्रिया है वो आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे बिल्ली ने यहाँ पर एक लीवर था, इस लीवर पर पैर रख दिया और जैसे ये खुल गया तो जाकर खाना खा दिया, ऐसे आप लोग रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यही होता है आपका थोर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें आदमी प्रयत्न करके सीख जाता है। ठीक है,
तो यही होता है आपका पहला सिद्धांत जो आपका ईएल थॉर्नडाइक था। दूसरा, ईएल थॉर्नडाइक से संबंधित 1 नंबर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है, आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें बताया गया है थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए गए हैं, और सीखने का नियम 1 नंबर का आपको पूछा जाता है। मैं आपको सारे ही बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? देखिए, ये संबंधित होता है आपका सीखने का सादृश्यता नियम, यानी लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। बेसिकली इसके अंदर क्या काम होता है, देखो, इसमें बच्चे ने जो भी अतीत में कोई चीज सीखी हुई है, ठीक है, उस उसको सीखी गई अनुक्रियाओं के आधार पर जब नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, जैसे मान लीजिए अतीत में यानी पास्ट में हम लोगों ने, आप लोगों ने या बच्चे ने एक साइकिल सीख ली। अब साइकिल सीखने के बाद अब बाइक सीखना इजीली सीख सकते हैं, स्कूटी चलाना इजीली सीख सकते हैं, और इनके बाद गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या काम हो रहा है, अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर, यानी जो साइकिल सीखी थी, नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का सादृश्यता नियम। अब बात करते हैं इसके बाकी के नियमों की। जितना ये महत्वपूर्ण है, इतना ही आपके लिए ये भी जानने महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग जान लेना। चीजें थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में, पेपर में यही से चीजें पूछी जाएगी, इसलिए ध्यान से समझते जाना। अब बात करते हैं आपका अगला नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का प्रभाव नियम। अच्छा, एक चीज और, मैंने सीडीपी की एक मैराथन क्लास भी रखी थी, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे जो आपके सीडीपी से, मनोविज्ञान से संबंधित थे, वो मैंने आपके लिए कराए हुए हैं। अगर आप लोग सीटेट और मैराथन सचिन नाम डालोगे, मेरा नाम डालोगे, तो वीडियो आपको आ जाएगी, उसमें सारी लगभग कंप्लीट कराई हुई है मैंने। उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग जाके। उसके अंदर इस क्वेश्चन में मैंने क्या काम किया था, बोल में कुछ हो रहा था, आंसर कुछ और गलत लग गया था, ठीक है, तो इसलिए आंसर जो सही हो जाएगा इसका, आपका ये वाला आंसर सही है जो इसके अंदर है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, सीखने का प्रभाव नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रभाव नियम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग यदि किसी काम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो जो सीखने की स्पीड है उस पर डिपेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई बच्चा बिजली का बिल जमा करने गया, बच्चा थोड़ा छोटा है, अब वहां पर किसी की फैमिली ने, तो उसने क्या क्या काम किया, उसको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, कह रहे तुम बिजली का बिल जमा करके आ गए, बहुत ही अच्छी बात है, तुम तो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। तो बच्चा क्या काम करेगा, अगली बार दोबारा से बिल भरना शुरू चला जाएगा, बिजली के अलावा पानी का भी बिल भर के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या काम किया, तारीफ हुई तो बच्चे ने काम को दोबारा किया। लेकिन अगर किसी की फैमिली मेंबर ने क्या काम कर दिया, इसकी पिटाई कर दी या इसको डांटना शुरू कर दिया कि तू अकेला कैसे चला गया, तुझे कोई ले जाता, लाइन में तू लगा रहा, तो बच्चा क्या काम करेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा अगली बार जाके दोबारा से, बिल्कुल चाहे कोई भी उससे कहता रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है यहाँ पर पिटाई का। तो बेसिकली यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यानी कि किसी काम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो सीखने की जो स्पीड हो जाती है वो डिपेंडेंट हो जाती है। अगर अच्छा यहाँ पर प्रभाव पड़ा तो अच्छा काम होगा, बुरा प्रभाव पड़ा तो बुरा प्रभाव होगा। तो यही होता है आपका सीखने का प्रभाव नियम। 2 नियम मैंने आपको बता दिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके अगले नियम की, यानी सीखने की तत्परता नियम, यानी लो रेडीनेस। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, सीखने का तत्परता नियम। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी काम को सीखने के लिए तत्पर होते हैं, जैसे कि अभी हमको सीडीपी सीखनी है, ठीक है, कि भाई सीडीपी को हम सीखना है जल्दी ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हम लोगों को जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर तत्पर हो आप लोग किसी काम को करने के लिए, तो देख लेना आप लोग जल्दी इसको सीख जाओगे अगर आपके अंदर ये तत्परता होगी। ठीक है, ये होता है आपका सीखने का तत्परता नियम। उसके बाद सीखने का तत्परता नियम, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा आपका लो ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग ऑफ प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम। लो ऑफ एटीट्यूड, अब एटीट्यूड यहाँ पर ये वाला वो एटीट्यूड नहीं है कि यार उसके अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, यार वो तो बहुत एटीट्यूड में रहता है या रहती है, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। ये एटीट्यूड है आपको किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण, ठीक है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, ये होता है वो आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई हम सीटेट का अपना टेट का एग्जाम क्रैक कर दोगे, तो आप लोग देख लेना पक्का पास कर दोगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है कि यार नहीं कर पाएंगे हम इसको, तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, पास हो ही नहीं पाओगे। तो यानी आपके एटीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप सारे काम कर लोगे, और नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, ये होता है आपका लो ऑफ एटीट्यूड। 3 नियम, चारों नियम मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक नियम आप लोग और जोड़ लो, ये होता है आपका सीखने का अभ्यास का नियम, यानी कि लो ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर हम किसी काम का अभ्यास करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं तो उसे इजीली सीख जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैथ्स के न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज आप लोग करना शुरू करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। आपने कोई गेम खेलना स्टार्ट करा, उसकी एक्सरसाइज यानी अभ्यास करना आपने स्टार्ट किया, तो उस गेम को आप जल्दी सीख जाओगे। ये होता है आपका सीखने का अभ्यास का नियम।
और देखिए ये जितने भी नियम थे ये आपके थोंडाइक के नियम थे, 5 नियम थे, पांचों ही मैंने बता दिए, पांचों ही आपके महत्वपूर्ण है, इनको देख लेना आप लोग अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और देखिए बोर मत होना, जितनी चीजें बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, वरना फालतू चीजें कुछ नहीं बता रहा मैं। इसलिए वीडियो के एक एक पॉइंट को, मेरे एक एक वर्ड को हो सके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आना है। अगला क्वेश्चन आपका कि डैश शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर आगे शास्त्रीय यानी शास्त्री का कुत्ता शास्त्री के कुत्ते ने किसको काटा, पैर में, पाव में काटा था, ठीक है। यानी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और क्या किस पर किया था, ये किया था कुत्ते के ऊपर। ऊपर मैंने ट्रिक बताई, सीधा आपने आंसर निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। देखिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया यहाँ पर हो रही है ना, तो क्रिया कैसी हो रही है, तो जो स्किन की जो क्रिया थी वो चूहे जैसी क्रिया करने लगा, ठीक है, चूहे जैसी क्रिया करने लगा। तो चूहे जैसी क्रिया, तो आंसर इसका सही हो जाएगा चूहे पर, ठीक है। जो यानी स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, एक्सपेरिमेंट इन्होंने चूहे के ऊपर करा था। बेसिकली इसके अंदर भी इन्होंने ये काम करा था, एक चूहा था, इस चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, इस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। अब इसने क्या काम करा, पहले तो खाना दिया था, देखो वहां पर फोंडाइक में, वहां तो बिल्ली को पहले खाना दिखाया था, यहाँ पहले खाना नहीं दिखाया, चूहा ऐसे घूमना फिरना शुरू कर दिया, इधर उधर इस जाल के अंदर घूमना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक लीवर था, इस लीवर पर इसका पैर पड़ गया, तो एकदम खाना ऊपर से नीचे आ गया, तो इसने वो खाना खा लिया। ये चूहे ने पहले क्या काम करा, पहले चूहे ने काम किया रिस्पॉन्स करा, ठीक है, पहले चूहे ने अनुक्रिया करी, उसके बाद उसके अंदर उत्तेजना आई खाना को खाने की, ठीक है। यानी आप लोग समझ गए, इसके अकॉर्डिंग वे एक्टिविटीज होती है जो हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। ऑपरेंट का मतलब यही होता है कि वे एक्टिविटीज जो हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, यही कहलाती है आपकी ऑपरेंट, ठीक है। यानी पहले रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद उत्तेजना आएगी। ये बात होगी आपकी स्किनर के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टर्म है जो आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है, आपका पुनर्बलन यानी कि रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ने ही गलत दे दिया। कैसे दे दिया वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछा है पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, जो चीज आपको बताने वाला हूँ। पुनर्बलन का जो सिद्धांत था, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था आपके सीएल हल ने, यानी क्लार्क हल ने। लेकिन जो आपका का जो वर्ड था, जो ये शब्द था, तो ये शब्द दिया था आपका स्किनर ने। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा ये सिद्धांत किससे संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी सीएल हल देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर आप लोग स्किनर भी लगा दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन ही गलत है इस हिसाब से, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे पुनर्बलन का सिद्धांत तो आप लोगों को लगाना है सीएल हल। अगर पूछे पुनर्बलन की व्याख्या किसने की थी, शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था आपके स्किनर ने। अब जान लीजिए पुनर्बलन आखिरकार होता क्या है, रेनफोर्समेंट आखिरकार होता क्या है, इसको समझ लीजिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मैं आप एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग अपने आप समझ जाओगे। भैया आप लोग अपनी जॉब के लिए तैयारी करो, अपने पेपर के लिए तैयारी करो कि हमें जॉब मिल जाए, हमारा पेपर क्रैक हो जाए। क्यों? कि इससे आपकी लाइफ बदलेगी। लेकिन आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कुछ और ही चीज देख रहे हो, ठीक है, अपना टाइम पास कर रहे हो, या अपना व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, या अपना खेल कूद में घूम फिर के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा, कोई भी हमें क्या बोलते हैं कि देखो यार घर की कंडीशन सही नहीं है, तुम्हारी जॉब लेना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हारी जॉब से घर की सारी चीजें जुड़ी हुई है, तुमने जॉब ले ली तो हमारे कितने काम है जो सुधर जाएंगे, तुम्हारे जॉब की वजह से हमारी सब चीज दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। तो बेसिकली क्या काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर बेसिकली आप क्या काम हो रहा है, कि हमारे रिस्पॉन्स को क्या काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो हमारे फैमिली मेंबर हमको ये चीज बोल रहे तो मुझे पुनर्बलन मिल रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट। इसको आप समझ गए। अब इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज होती है जो आपको समझना जरूरी है। दो टाइप के आपके रेनफोर्समेंट होते हैं, पुनर्बलन होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव यानी आपका सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है आपका नेगेटिव यानी नकारात्मक पुनर्बलन। अब इन दो को आप लोगों को ध्यान से सुनना। जिन कामों का रिजल्ट अच्छा होता है, यानी जिन कामों का रिजल्ट अच्छा होता है या सुखद होता है, उनको बोल देते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों की तारीफ कर दूं, यार देखो कितने अच्छे बच्चे हैं,
यहाँ पर वीडियो देखने आए हुए, अपने नंबर पक्के कर रहे, तैयारी कर रहे, कितने सीरियस अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपकी मैंने तारीफ कर दी, आप लोग उड़ गए, हवा के अंदर फुट गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर कामों का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, यानी आपको तारीफ के जरिए मैं काम अच्छा करा रहा हूँ। उसके अलावा नकारात्मक की क्या बात होती है, नकारात्मक को आप लोग ध्यान से समझना, इसके अंदर कंफ्यूजन होती है। देखो, जो सीखने में, इसको चाहे आप लिख सकते हो, जो सीखने में कमी को सिखाया जाता है, ठीक है, सीखने में कमी को दूर करके सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है, ये होता है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, अभी ठंड हो रही है, अब ठंड हो रही है, हम लोग चाहे अगर बाहर निकल गए तो बाहर हमें लगेगी सर्दी, ठंड लगेगी, लेकिन हमने क्या काम करा, जैकेट ले ली अपनी, जैकेट के अलावा मान लो जो भी हमारे चादर वगैरह, अपने कपड़े, गर्म कपड़े ले लिए, तो हमें सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी, नहीं लगेगी। यानी जो समस्या थी, इसको क्या काम कर दिया, दूर कर दिया। अगर ये समस्या दूर हो जाएगी तो सीख हम अपने आप ही जाएंगे, यानी हम सर्दी से बच जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्बलन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए बात करते हैं आपकी अगली टाइप के ऊपर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। हो सके तो इसको लाइक, और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितना भी मटेरियल है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अपने एग्जाम के लिए और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी अपने चैनल पर आपको बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। देख ले, जो इसका सही आंसर है वह सही आंसर आपका एल्बर्ट बंडूरा, यानी समाज में अधिक बाउंडर। ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, समाज में अधिक बाउंडर, यानी कि इन्होंने दिया था आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसको चाहे आप लिख भी सकते हो, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि आपके दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा अपने समाज से बहुत चीज सीखता है, जैसे हम आप लोग अपने समाज से बहुत चीज सीखते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। देखो, इसको ध्यान से सुनना। इन्होंने एक बच्चों को 3 मूवी दिखाई, इस तरीके से 3 मूवी दिखाई। एक मूवी इन्होंने समाज से जुड़ी दिखाई, जो सोशल चीजें होती है उनसे रिलेटेड दिखाई, ठीक है। तो बच्चे के हाथ में गुड़िया दी हुई थी, एक लड़की थी, उसके हाथ में गुड़िया दी हुई थी। तो जब गुड़िया को समाज से रिलेटेड मूवी दिखाई, तो इसने अपनी गुड़िया के साथ भी ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया, गुड़िया के साथ, जो समाज के हम लोग आपस में करते हैं। दूसरी दिखाई इन्होंने प्यार से, यानी लव से संबंधित, तो इसने क्या काम किया, बच्ची ने इस गुड़िया को प्यार करना शुरू कर दिया। तीसरी दिखाई आपके वायलेंस से, यानी कि आपके हिंसा से संबंधित, तो बच्ची ने क्या काम किया, इस गुड़िया की गर्दन तोड़ दी। तो बेसिकली ध्यान से समझना, अगर जब समाज की दिखाई ऐसा शुरू किया, प्यार दिखाई प्यार करना शुरू किया, हिंसा दिखाई तो हिंसा कर दी। यानी बच्चों को जो चीज दिखाई जा रही है, जो चीज उनको सिखाई जा रही है, उनके सामने जो चीज व्यवहार किया जा रहा है, बच्चा उसको कॉपी करता, अनुकरण करता है, ठीक है। तो यही बेसिकली एल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में कहा था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसका आंसर, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। चलिए बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ से आपका ये पूछा जाता है आपके लर्निंग के बारे में, ठीक है, जो भी आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। अब इसको ध्यान से समझना। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी एक क्षेत्र का अधिगम, मान लीजिए आपने आज सीडीपी पढ़ ली और दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता कर रहा है, यानी आगे आपकी कोई टीचिंग की कोई वैकेंसी निकली तो भाई वहां भी आपकी सीडीपी पूछी जाएगी, तो आपको क्या काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का धनात्मक यानी सकारात्मक अंतरण। समझ गए। अगर मान लीजिए जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता की जगह समस्या बन रहा है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सीखने का ऋणात्मक अंतरण, यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए आपने सीडीपी पढ़ी और सीडीपी पढ़ने के बाद एसएससी का कोई एग्जाम देने चले गए। अब एसएससी के अंदर कोई एग्जाम के अंदर सीडीपी आती है, नहीं आती, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का शून्य अंतरण, यानी जब एक अधिगम क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में न तो सहायता करता हो न ही समस्या करता हो, तो ये हो जाता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कि यार मान लो अभी सीडीपी पढ़ ली और सीडीपी पढ़ने के बाद मान लीजिए हमने ईवीएस पढ़ ली, तो सीडीपी की जो आपकी जो चीज है वो ईवीएस में नहीं आनी, और ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं पढ़ोगे तो यहाँ भी आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, यानी ना तो फायदा और ना ही आपका नुकसान, ही हो जाएगा आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो 3 टाइप के आपके महत्वपूर्ण होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इनको अच्छे तरीके से कर लेना, 1 नंबर का आपका पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगली टाइप की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया ना, दीपक और अनुक्रिया ने क्या काम करा था, थोर्नडाइक की आपकी बिल्ली थी जो, ठीक है, समझ गए। देखिए सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, क्रिया क्रिया किसके प्रति हो रही थी, चूहे जैसी, यानी स्किन,
स्किन जैसी, समझ गए ना, जो ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हो सके तो इस क्वेश्चन के लिए ऊपर वाली ट्रिक देख लो जो ऊपर बताई थी, देखते आंसर शुरू करोगे। सीखने की क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया था? पावलो ने। यानी पैर में क्या काम करा था? कुत्ते ने काट लिया था, यानी कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अलावा ये आ गया आपके हल, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिन्होंने कि क्या काम किया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी। तो सीखने का समग्र सिद्धांत ये आपका गलत हो जाएगा, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, और हल्का कर लेना पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए ये ट्रिक के माध्यम से कितने जल्दी आप लोगों ने आंसर निकाल दिए इसके, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब बढ़ते हैं आपके अगली टाइप के ऊपर, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। चाहे 4 से 5 वर्ष का बच्चा हो, चाहे बड़े भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो अपने पिता से तो कम करते हैं प्यार, अपनी माता से यानी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा यानी सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया? देखिए फ्राइड आ गया ना, तो दिमाग कैसा हो जाता है? फ्राइड, यानी दिमाग यानी माइंड कैसा हो जाता है? फ्राइड, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी मन का विश्लेषण जो सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ऊपर मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग। एक होती है आपकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है? इसमें जो लड़का होता है वो पिता से तो कम प्यार करेगा और मम्मी से ज्यादा प्यार करेगा। सेम इसके ऑपोजिट होती है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या काम होता है? जो लड़की होती है अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है और मम्मी से कम प्यार करती है। तो समझ गए, ओडिपस लड़कों के अंदर, इलेक्ट्रा लड़की के अंदर, यानी अपोजिट विषम लिंगी आप करते हैं, ठीक है, यानी दूसरे के प्रति करते हैं। लड़का आपका करेगा अपनी जो है मम्मी से, और लड़की होगी वो करेगी पिता से। तो लड़के के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लड़की के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा नार्सिसिज्म, ये क्या होता है? इसमें होता है अपने आप से प्यार करना, ठीक है, यानी अपने आप से प्यार करना। इसको आप चाहे लिख सकते हो। एक मूवी आई थी, मेरे ख्याल से नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसके अंदर हीरोइन थी करीना कपूर। उसका एक डायलॉग था, आपने अच्छा वो थी मूवी, वो जब वी मेट, शाहिद कपूर वाली यही थी ना, जब वी मेट। तो इसमें करीना कपूर एक डायलॉग मारती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, यानी मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नार्सिसिज्म, सिर्फ अपने आप से प्यार करना। बाकी ओडिपस मैंने बता दिया, इलेक्ट्रा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लड़का मम्मी से और लड़की पापा से। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, ठीक है। कोई ना करता तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, वरना ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला है सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताता हूँ। सिगमंड फ्राइड के द्वारा हमारे मूल्यों का अंतरीकरण किस में होता है? क्वेश्चन को आप लोग भूल जाओ, पहले समझो इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 3 तरीके के इसमें जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने व्यक्तित्व बताया था 3 टाइप का सिगमंड फ्राइड ने। एक था आपका ईड, दूसरा आपका ईगो, तीसरा आपका सुपर ईगो। अब इसको ध्यान से समझना। ईड होता है आपका बुरा, जितना भी चीजें कह रहा हूँ सिर्फ उनको सुनते जाना, आप लोग बाद में देखना। ईड होता है आपका बुरा, सुपर ईगो होता है आपका अच्छा भैया, ठीक है। और जो आपका एम होता है, ईगो होता है, ये आपका बीच वाला भैया, यानी कि जो बैलेंस करता है चीजों को। देखिए किसी भी आपको किसी भी नीचे इस स्तर पर गिरना पड़े, उसको पूरा करना होता है। जैसे हमारी नीड हुई चोरी करने की, हमारी क्या होती है, मतलब किसी की नीड हुई चोरी करने की, तो ईड क्या कहेगा कि भाई कर चोरी, कोई बात नहीं, कर यार तो चोरी कर, ठीक है। इस तरीके से ईड हमको भड़काएगा। आपने देखा ना, इस तरीके से ईड हमको भड़काएगा। मान लीजिए जो कोई भी और अनैतिक काम की इच्छा हुई, मान लीजिए जो आजकल रेप हो जाते हैं या हत्या हो जाती है किसी की, तो सब क्या होता है, वो ईड के थ्रू होता है। ईड कहता है हाँ ठीक है, तो अपनी जो तेरी डिजायर है, जो तेरी आवश्यकता है, तू उनको पूरा कर, सेटिस्फाई कर, तू समाज की चिंता मत कर, तू काम कर अपना। तो यानी ये होता है बुरा, यानी जैसे चोरी के लिए उकसा रहा है। लेकिन सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो कहता है नहीं भाई तू चोरी मत कर, ये बुरा काम है, समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है, समाज तेरे ऊपर क्या काम कहेगा, ये अच्छी बात नहीं होती। तो सुपर ईगो होता है आपका अच्छा, जो मना करता है। और ये होता है आपका ईगो, जो बैलेंस बनाता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? दोनों के बीच बैलेंस बनाएगा। कैसे? कि भाई एक काम कर, तू चोरी करने जा रहा ना, तो भाई अपने चेहरे पर मास्क जरूर पहन लियो, वरना अगर पहचान में आ जाएगा तो क्या काम करेगा, पुलिस तुझे बहुत बढ़िया ठोक देगी सही तरीके से, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है? बैलेंस बना रहा है। मास्क के साथ साथ एक काम करियो भाई, लाइट भी लेता जियो, अंधेरे में अगर तुझे ना दिखे, कुछ पैसे वैसे ना दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या काम कर रहा है? बैलेंस बना रहा है। यानी जो हमारी डिजायर है, जो भी हमारे मन के अंदर डिजायर आई कुछ भी करने की, उसको उसको प्लानिंग दे रहा है, एक प्लानिंग करना बता रहा है, जो आपका ईगो होता है। तो आप लोग समझ गए, ईड होता है आपका बुरा, जो इसके अंदर सिर्फ सेटिस्फाई हो किया जाता है अपनी नीड को, अपनी डिजायर को। सुपर ईगो होता है आपका अच्छा, जो मना करता है, ठीक है, ये आपका समाज से संबंधित हो जाता है। और ईगो जो आपको बैलेंसिंग बनाता है और आपको क्या बताता है? रिजल्ट,
कि बेटा अगर पकड़ लिया तो फिर तुझे पुलिस अपना अच्छी तरीके से बता देगी। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सिगमंड फ्राइड की आपकी तीनों ही टर्म है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे जो मूल्यों का आंतरिकरण होता है वो किस में होता है। देखो बात होगी ना मूल्यों की, तो मूल्य किस में हो जाएंगे, सुपर ईगो में हो जाएंगे। आंसर आपका तीसरा सी हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसको। हो सके तो इस वीडियो को आप लोगों को दोबारा वैसे मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हो सके तो दोबारा पढ़ लेना, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम तक। अगला देखते हैं, सीखने का सूझ यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर इनसाइट थ्योरी। देखो सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है, सूझबूझ किसने दिखाई थी, सूझबूझ दिखाई थी भाई आपके चिंपैंजी ने, ठीक है, सूझबूझ किसने दिखाई थी, चिंपैंजी ने। और जो चिंपैंजी था किसका चिंपैंजी था, कोलर का चिंपैंजी था। ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, सेम वही आ गया। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, कोलर सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर थे इनसे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक जो आपका बचा हुआ है। व्यवहारवादी डैश ने कहा मुझे नवजात, ठीक है इसको कर लो, नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये किसने कहा था, तो देखिए ये जो कहा था ये कहा था जेबी वॉटसन ने। ये कथन, ये स्टेटमेंट बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जेबी वॉटसन से संबंधित। और बेसिकली ये मान लीजिए जो व्यवहारवाद होते हैं, तो व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक भी जेबी वॉटसन को माना जाता है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसने करा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने बेटे के ऊपर ही कर दिया था, ठीक है, बेटे का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मेरे ख्याल से एल्बर्ट नाम है, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका समझ गए, तो व्यवहारवादी के बारे में बता दिया, जिनका ये स्टेटमेंट है वो था आपके जेबी वॉटसन, जो आपके व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे उनसे